तो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, कुछ उसकी करेक्टरिस्टिक देख ली थी, वेव वगैरह क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है ना, ये सब बातें हमने देख ली थी। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। अब देखो पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है, वेरिएशन होता है। स्पेक्ट्रम मीन्स क्या होता है, वेरिएशन या रेंज कुछ भी लगा लो। जैसे मान लो आजकल पतंगों का सीज़न चल रहा है ना, काइट का सीज़न चल रहा है। मान लो तुम पे बहुत सारी पतंगे हैं, 20 पतंगे हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है ना। तो तुमने क्या करा, पतंगों को अरेंज कर दिया, तो बड़े से छोटे के ऑर्डर में या छोटे से बड़े के ऑर्डर में, है ना। तो स्पेक्ट्रम क्या एक अरेंजमेंट है, तो उसको हमने क्या बोल दिया कि स्पेक्ट्रम ऑफ काइट हो गया, कि लाइक पतंगों का स्पेक्ट्रम हो गया, कि पतंगों की अलग अलग रेंज हो गई बड़ी से छोटे में, है ना। स्पेक्ट्रम क्या है, एक सिंपली अरेंजमेंट है या बोल लो रेंज है ना, किसी भी चीज़ की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होगी, रेंज होगी अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है। अब दुनिया भर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हर किसी की फ्रीक्वेंसी अलग है, हर किसी की वेवलेंथ अलग है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बच्चों क्या हो गया, व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, द कंप्लीट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कि जब भी हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या तो उनकी बढ़ती हुई वेवलेंथ या फिर घटती हुई फ्रीक्वेंसी के में अरेंज कर लिया, तो जो भी हमें हमें अरेंजमेंट मिली, जो भी हमें रेंज मिली, हमने उसे बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमने देखा था कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसलिए तो बढ़ती हुई वेवलेंथ बोल लो या घटती हुई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये बच्चों है रेंज ऑफ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जनरली कौन कौन सी वेव्स आती हैं, कौन कौन सी रेडिएशन आती हैं, गामा रेस, एक्सरे, यूवी रेस, आईआर रेस, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव, ठीक है। देखो ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ड्रॉ कर लेना, एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। तो देखो जो भी गामा रेज होती है उसकी वेवलेंथ 10⁻⁻16 से लेकर 10⁻12। एक्सरे की ये होती है 10⁻12 से 10⁻9, कुछ इस तरह से, मतलब इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तुम देख रहे हो बच्चों, गामा रे की जो वेवलेंथ है, दो उनके ट्रफ वगैरह या क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10⁻16 मीटर। और रेडियो वेव में बच्चों देख रहे हो 10⁸, 10⁻6, इतना ज़्यादा डिफरेंस है, दो क्रेस्ट, दो उनके पहाड़ों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और देखो फ्रीक्वेंसी की टर्म में देख लो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव ट्रैवल कर रही है ना, कि एक पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितनी वेव जा रही हैं। तो देख रहे हो गामा रे ऑलमोस्ट एक सेकंड में कितनी चली जाती हैं, 10⁻22, है ना। और जो रेडियो वेव होती हैं एक सेकंड में कितनी चल जा पाती हैं, बस 10⁻2। ये तो जा रही हैं करोड़ों में, अरबों में एक सेकंड में, और ये कितनी जाती हैं एक सेकंड में, बस 100-200, है ना। तो मतलब कुछ इस तरह से आई हो आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होगे। और बीच में आता है विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा है, जो हम देख पाते हैं, यानी कि विब और, ठीक है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो वेवलेंथ घटती जाती है, ठीक है। जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती रहती है। तो वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है और रेड की होती है सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोग स्टडी कर लेना, इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब देख लो एप्लीकेशन देख लेते हैं कुछ वेव की। एक्सरे सबसे पहले मालूम है तुम्हें किस लिए होता है, कि कोई हड्डी में फ्रैक्चर तो नहीं आ गया, इन सब चीज़ों के लिए, है ना। और रेडियो फ्रीक्वेंसी किस में यूज़ होती है, कि जो तुम रेडियो देख रहे हो या मोबाइल वगैरह में भी रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह यूज़ होती है। माइक्रोवेव जनरली रेडार वगैरह में यूज़ होता है। तुमने सुना होगा ना कि वो आर्मी कैंप में, कैंट वेंट के आर्मी के यहाँ पे रेडार होता है, कि जब भी कोई दुश्मन का प्लेन वगैरह है हमें पता चल जाए रेडार, तो माइक्रोवेव उसके अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। सिमिलरली जो इंफ्रारेड रेस होती हैं वो किस में यूज़ होती हैं, हीटिंग में। और जो यूवी रेस है, तुमने सुना होगा कि सनलाइट से यूवी रेस निकलती हैं, ठीक है। तो यूवी रेस क्या है, सनलाइट का एक कंपोनेंट है, कि सनलाइट का एक पार्ट है, सनलाइट के अंदर यूवी रे भी होती है, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं उस फॉर्मूले पे जो हमने पढ़ा था, C = λ, ठीक है। उस पर सिंपल से न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आई होप आपसे हो जाएंगे, ठीक है। अब पहले में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वेव नंबर। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 15800 आर्मस्ट्रॉन्ग। कह रहे हैं कि वेव नंबर निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो जब वेवलेंथ है 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग, लैम्डा है 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में। एक आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर होता है 10⁻10 मीटर, तो हमने लिख दिया 5800 इंटू में 10⁻10 मीटर। और हमने इसको कैसे लिख दिया, 5 पॉइंट इंटू में 10⁻7 मीटर, ठीक है। तो इधर से हमारा न्यू क्या आ गया, न्यू क्या होता है बच्चों, वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। तो सिंपली हमने क्या करा, 1/λ को रखा, 10⁻7 ऊपर पहुंच गया, 10⁻7 बन गया, 1 डिवाइडेड बाई 5.8 का आ गया 0.172। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया 1.72 इंटू में 10⁻6 मीटर इनवर्स। इतनी सिंपली वेव नंबर निकल गया। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, C = λ नहीं होता, हमें चाहिए न्यू, ठीक है। तो C/λ किसके इक्वल हो गया, न्यू के इक्वल। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू में 10⁻8 मीटर पर सेकंड। लैम्डा होता है 5.8 इंटू, लैम्डा हमने निकाल लिया कितना, 5.8 इंटू में 10⁻7 मीटर। बस इसको रखा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के आगे,
0.517 इंटू में 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, या ये लिख लो 5.17 इंटू में 10⁻2 सेकेंड इनवर्स और हर्ट्स। ठीक है, बहुत सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं। अगला देख लो, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज़। कह रहे कि कोई दिल्ली का रेडियो स्टेशन है, वो 1368 किलोहर्ट्ज़ में ब्रॉडकास्ट करता है, रेडियो चलाता है अपना। कैलकुलेट अ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। कह रहा है कि जो भी उस रेडियो स्टेशन का जो भी ट्रांसमीटर है, जो इतनी फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर रहा है, वो तो कितनी ट्रांसमीटर रेडिएशन निकालेगा, वो कितनी वेवलेंथ की होगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये पूछ रहा है कि जो भी वो वेवलेंथ निकलेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से बिलोंग करेगी। तो देखो सिंपली हमें फ्रीक्वेंसी दी है न्यू, किसकी इक्वल है 1368 किलोहर्ट्ज़। हमने इसको हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या आ गया 1368 इंटू में 10⁻³ हर्ट्ज़, या सेकंड इनवर्स कुछ भी लिख लो। सी किसकी इक्वल होता है, लैम्डा न्यू के। न्यू हमें गिवन है, सी हमें मालूम है, लैम्डा निकाल लो। सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और न्यू क्या है 1368 इंटू में 10⁻³ पर सेकंड से पर सेकंड कट गया। हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ कितनी आ गई 0.00219 इंटू में 10⁵ मीटर, जिसको हमने लिख दिया, तो हमने मीटर में लिख दिया 219.3 मीटर। तो वेवलेंथ कितनी आ गई 219.3 मीटर। जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखा तो ये किससे मैच कर रही थी, रेडियो वेव रीजन से। ठीक है, तो ये वेवलेंथ कौन से रीजन में बिलोंग करती है, रेडियो वेव रीजन में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। ठीक है बच्चों, और ये अब जो अभी हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो वेव की तरह चलती है ना, कि लाइक वेव की तरह मूव करती है। वेव होती है जैसे, वेव क्या होती है, जो मतलब बस चल रही है, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही है ना। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरफेरेंस को भी बता देती है, डिफ्रैक्शन को भी बताती है। इंटरफेरेंस वगैरह डायफ्रैक्शन वगैरह तुम फिजिक्स में पढ़ोगे अच्छे से। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव नेचर है, और ये वेव नेचर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को भी बता सकती है। तो जब मैक्सवेल ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव है, तो ये सब बातें प्रूव हो रही थी, बट कुछ बातें प्रूव नहीं हो रही थी जब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव बोला। वेव कैसी, जो सिंपली मूव करे, डिस्टर्बेंस, जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करे। ठीक है, बट ये वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम को। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव माना जब मैक्सवेल ने माना, तो कुछ बातें इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन तो एक्सप्लेन हो पा रही थी, बट कुछ नहीं हो पा रही थी, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर लाइन स्पेक्ट्रा एटम का, या फिर वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी, है ना, कि जो भी सॉलिड की हीट कैपेसिटी चेंज होती रहती है टेम्परेचर के साथ। इन सब बातों को हमारा वेव नेचर नहीं बता पा रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि हाँ भैया कि और साइंटिस्ट आए। तो इसके बाद आया प्लैंक, आया मैक्स प्लैंक। उसने क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तुम वेव बोल रहे हो ना, ये वेव नहीं है, पार्टिकल है। ठीक है, तो अभी तक तो हम मान के चल रहे हैं वेव, बट अभी देखना अगले लेक्चर में कहानी पड़ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम पार्टिकल बोलने लगेंगे। ठीक है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। वेव बच्चों क्या होती है, वेव मतलब जो बस एक मूवमेंट, एक डिस्टर्बेंस जो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही है। और पार्टिकल नेचर क्या, कि लाइक वो टकरा रही है, मतलब वेव टकराती नहीं है किसी चीज़ से, बट पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल टकरा जाते हैं। मान लो कि जैसे हमने कोई पेपर रखा, ठीक है, इस पेपर के ऊपर वेव आई, तो पेपर को कुछ नहीं हुआ, पेपर नहीं हिला। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेव है, बस वो इससे टकरा के चली जाएगी। बट मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है, तो क्या करेगा, जैसे ही टकराएगी तो इसको हिला देगी, पेपर को। ठीक है, लाइक पार्टिकल नेचर मतलब कि वो ऐसा पार्टिकल बिहेव कर रही है, पार्टिकल की तरह कोलाइड कर रही है ना, जो भी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। बट वेव पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करती है ना, वो टकराती वकराती नहीं है। ठीक है, तो अभी तक तो हम बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव, बट कहानी पलट जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, तो आगे अगले लेक्चर में मिलते हैं मैक्स प्लैंक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।